मैं कहता हूं मुझे फांसी चढ़ा दो, लेकिन ये तो बता दो मैं हूं कौन, ये साबित तो करो मैं हूं कौन। आखिर पता तो चले किसका बेटा हूं मैं। आपको पहले एक पहचान देनी होगी मुझे, उसके बाद ही आप एफआईआर रजिस्टर कर सकते हो। सुन रहा है कोई? आइला ऐसा साबित करो। साला खुद तो पागल है, हम लोगों को भी पागल खाने भेज कर रहेगा। साबित करो मैं कौन हूं। पहले सबूत ले आओ कि मैं हूं, उसके बाद ही मेरे साथ कुछ कर सकते हो आप। सबूत नहीं तो मैं भी नहीं, मैं हूं ही नहीं। मगर ये कौन है, बहुत चिल्ला रहा है? सर एक आरोपी है। सर आरोपी का नाम सुनील खरे है। एफआईआर में भी सुनील नाम ही दर्ज है। हाथ लगने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब से पकड़ा है तब से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है। क्या? यही कि एफआईआर में उसका नाम क्या लिखा है। सर जुर्म तो मैं कबूल कर लूंगा, लेकिन पहले यह बता दो मेरा एफआईआर में नाम क्या है। सर आरोपी का सरनेम खरे था, इतना हमको मालूम था। ये नाम को लेकर क्या प्रॉब्लम है, और अपनी पहचान को लेकर ये इतना शोर क्यों मचा रहा है सुनील खरे? दिमाग तो ठीक है ना इसका? सर ये थोड़ा हटके है। जब दो फटके पड़ेंगे ना तो सब हटके सीधे हो जाते हैं। पकड़ इसका फाइल मंगाओ। यस सर। ये परशुराम बाद में ऐड हुआ है क्या? जी सर। इसका बाप का नाम है? यस सर। पकड़, ये केस क्या है? कोई केस ही नहीं है। अगर आप ये साबित नहीं कर सकते कि मैं हूं तो मैं कौन हूं। आखिर यह जुर्म किया किसने है, पहले मेरी पहचान साबित करो। सुनील खरे एक संगीन जुर्म के लिए जेल में था। बड़ी लंबी चेस के बाद सुनील पुलिस के हाथ आया था, लेकिन उसे सिर्फ अपनी पहचान की पड़ी थी, और अपनी पहचान के साथ सुनील की यह जंग 2 साल पहले छिड़ गई थी। इस जंग में वो अकेला नहीं था, उसे इस दुनिया में लाने वाली उसकी मां भी इस जंग में शामिल थी। हाँ बोल गई। तेरे बाबा नहीं रहे। क्या? सब खत्म हो गया। उनके गांव से पता चला कि आज सुबह उनको अटैक आया। पापा मतलब उनकी बॉडी का है? उनके घर पे। भाई मैं आ रहा हूँ। मैं और मेघना तेरा इंतजार कर रहे हैं बेटा, तो बस जल्दी आ जा। उस वक्त मैं इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में था, नासिक में। हमारा घर अंबाखेड़ में था, जहाँ मेरी आई और मेरी छोटी बहन मेघना रहते थे। जैसे ही मैं अंबाखेड़ पहुंचा, आई, मेघना और मैं मेरे बाबा के गांव आरस गांव के लिए रवाना हुए। आई, बाबा वहां कब गए थे? पिछले हफ्ते, जब से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे बाबा ने आखिरी सांस अपने बाबा के घर में ली थी, आरस गांव में। उस घर में हमारी आई और हम दोनों भाई बहन पहली बार कदम रखने जा रहे थे। उस सवाल का जवाब हमें उस मनोज दिन मिला। थांबा तिकडेच, अंदर मत आना। इस घर के दरवाजे पहले भी तुम लोगों के लिए बंद थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा हमारे साथ। निकल जाओ यहाँ से। गिरीश बेटा, परशुराम जी मेरे पति थे, इन बच्चों के बाप। तुम लोगों का इस घर पर और इस घर के लोगों पर कोई हक नहीं है। मेरे बाबा पर मेरा हक है या नहीं, ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता, समझे आप? बाबा? तुम्हारे बाबा कौन है हमें नहीं मालूम, और हमें पता भी नहीं करना। परशुराम के कोई बच्चे नहीं थे। नौटंकी बंद करो, जाओ यहाँ से। जीते जी तो हमें ठीक से जीने नहीं दिया, अब मौत के बाद तो कम से कम हमारा ये हक मत छीनो। एक बाप का क्रियाक्रम उसका बेटा ही करता, और सुनील उनका बेटा है। एक बार तुम्हें समझा दिया ना कि परशुराम के ना बेटा था ना बेटी। उसका अंतिम संस्कार मेरा बेटा गिरीश करेगा। चलो
निकलो यहाँ से, ये तो निकाल दिए जाओगे। सदाशिव बाबू, ऐसा मत करो। और मेरी आई मेरे काका सदाशिव खरे और उनके बेटे गिरीश खरे के सामने उनके शव के लिए भीख मांग रही थी। और वो मेरी माँ को जलील कर रहे थे। औकात मेरे समझ गई। तो परशुराम की क्या लगती थी वो शरीफ लोग नहीं बोल सकते। अगर तू फिर भी सुनना चाहती है तो सुन ले, तू परशुराम की सिर्फ रखेल थी। रखेल नहीं। आई बाबा हम लोगों से इतना प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने घर वालों से नहीं मिलवाया, कभी कोई बातचीत तक नहीं। ऐसा क्यों था आई तुला बोलावंच लागेल आज। मैं जवाब सुनकर ही रहूंगा। आपको बाबा की पत्नी क्यों नहीं मानते थे? हमें बाबा के बच्चे होने का हक क्यों नहीं दिया गया? बोल आई। विद्या, उसकी बेटी मेघना और बेटा सुनील जिस हालात से गुजर रहे थे, दरअसल उसकी शुरुआत 20 साल पहले हुई थी, सन 1993 में। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी चिंगारी एक दिन ऐसे भड़केगी कि एक बेटे को अपने बाप को अग्नि देने से रोका जाएगा। उन दिनों तुम्हारे बाबा एक अमीर किसान हुआ करते थे। हमारे गांव में अनाज बेचने आते थे। उनके साथ उनका भाई सदाशिव भी आता था। क्या पाहिजेगा? 2 रुपए किलो। विद्या का ना तुझं नाव? लंबे अरसे बाद मुलाकात हुई तुझसे। तुम्हारे बाबा और मैं सालों से एक दूसरे को जानते थे। तब मैं सब्जियां बेचा करती थी। ये बात तब की है जब ना उनकी शादी हुई थी ना मेरी। मतलब बाबा के पहले भी आपकी शादी हुई थी? तेरे पति के देहांत के बारे में सुना, बहुत अफसोस हुआ। तो अभी कहाँ रहती है, किसके साथ? आनंद बाबू और दीपा भाभी के साथ। उषा जी की तबीयत कैसी है? दिन ब दिन बदतर ही होती जा रही है। अभी तो खाट पे ही रहती है वो। उषा कौन आई? उषा तुम्हारे बाबा की पहली पत्नी। वैसे तो तुम्हारे बाबा और मैं एक दूसरे को बहुत सालों से जानते थे, लेकिन तकदीर को कौन जानता था। हमें अलग अलग दिशाओं में खींच ले गई और फिर पास भी लाने लगी। ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे बीच, ये गलत है। खैर मैं तो विधवा हूं, लेकिन आप तो शादीशुदा हैं। विद्या, गलत वो होता है जो किसी को दुख दे। हम दोनों एक दूसरे को खुशियां देना चाहते हैं। हर इंसान खुशियों का हकदार है। विद्या, जिंदगी एक ही है हमारी। लेकिन समाज भी एक ही है और समाज का काम भी एक ही है, बात करना, बदनाम करना। कैसे होगा हमारा? मैं उषा की पूरे मन से देखभाल करता हूँ। जब जब उसे अस्पताल लेके जाना होता है, मैं उसे खुद लेके जाता हूँ। उसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ता। आपकी पत्नी कैंसर का इलाज करा रही है और ऐसी हालत में मां बनना ठीक नहीं होता, क्योंकि मां और बच्चे दोनों को खतरा होता है।
हाथ से फिसलती जा रही है। कभी जिंदगी रेगिस्तान रूखी सूखी, कभी जिंदगी बागान फूलों से भरी। तकदीर किसी की नहीं है, कब पलटी मार दे हम उसके लिखे को बदल तो नहीं सकते ना। हम चाहें तो रेगिस्तान को बागान बना सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब हम खुशियों को अपना हक माने, उन्हें अपनी पहचान समझें। लेकिन कैसे? विद्या, शादी करते हैं। शादी? आपकी बीवी है आपके घर में, आप एक शादीशुदा आदमी हैं। मैं उषा की देखभाल करता रहूंगा और तुम्हारा भी पूरा ख्याल रखूंगा। ख्याल रखना रिश्ता नहीं होता ना, और शादी का रिश्ता तो परिवारों के बीच होता है, जो ना आपके घर वालों को मंजूर होगा ना मेरे। शादी दो लोगों के बीच होती है, जो आपकी उषा के साथ हो चुकी है। मैं उषा से बात करूं तो, उसकी रजामंदी ले लूं तो। फिर आपकी शादी हुई? एड़ा हो गया रे, तो इतना स्वार्थी कब से हो गया? दादा, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहा हूं मैं, लेकिन अपनी तरफ भी मेरी कुछ जिम्मेदारी बनती है। उषा सिर्फ तेरी जिम्मेदारी है और कुछ नहीं? अगर उषा की जगह तूने खटिया पकड़ी होती और वो ऐसा करती तो तुझे कैसा लगता? बोल। हमारे समाज में आदमी की एक ही शादी होती है, और ये विद्या कौन है? छोटी जाति की, ऊपर से विधवा। ना, ये नहीं चलेगा, समझ ले। उषा के रहते हुए तेरी दूसरी शादी नहीं होगी। बीवी एक ही होती है और उषा है तुम्हारी धर्मपत्नी। बाबा, अगर उषा राजी हो जाए और उसे मेरी दूसरी शादी से कोई एतराज ना हो तो? वो बेचारी तो पहले ही तुम्हारे एहसानों के बोझ तले दबी हुई है, मुंह से कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन मन ही मन बहुत रोएगी। और जहाँ तक रजामंदी का सवाल है, सिर्फ उसकी रजा से नहीं होगा, मेरी भी तो मर्जी होनी चाहिए। तुम मेरे कुल का नाम एक ऐसी छोटी जात की विधवा को देने जा रहे हो जो तुम्हारी रखेल बनने के लायक भी नहीं है। इस गांव में मेरी एक इज्जत है, और मैं अपने जीते जी उस औरत को यहाँ आने नहीं दूंगा। बाबा, सदाशिव दादा, आप लोग बड़े हैं इसलिए मैंने आपको पहले बताना मुनासिब समझा, लेकिन मैं आप लोगों से इजाज़त नहीं ले रहा हूँ। ये मेरा और उषा का निजी मामला है। अगर उषा हाँ कहती है तो विद्या इस घर में मेरी दूसरी पत्नी बनकर आएगी। उषा, तू एक पल के लिए भी ये मत सोचना कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता। लेकिन उषा, प्यार शब्द के साथ साथ लेकिन ये शब्द जब जुड़ जाता है तो उस जोड़ी, उस रिश्ते की अंत की शुरुआत होती है। मेरे पति मेरी जगह किसी और को दे रहे थे और उसकी इजाजत भी मांग रहे थे। मानती हूँ मैंने उन्हें कोई खुशियां नहीं दी है, बस पूरी जवानी निकल गई उनकी मेरी सेवा करने में। शायद वो अपनी जगह सही है, पर शादी के तुरंत बाद बीमार मैं अपने मर्जी से तो नहीं हुई थी ना। अहो, आप मुझसे ये पूछने आए हो कि क्या मैं आपको किसी और के साथ बांट सकती हूँ? नहीं गा, बांटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा तुम दोनों से प्यार है और बराबर का है। पर आप तो एक ही हो ना हो, आप ही तो मेरा सब कुछ हो। और कौन है मेरा आपके सिवा? कैंसर के दर्द को तो मैं वैसे ही सह रही हूँ, आपको बांटने का दर्द मैं नहीं सह पाऊंगी, नहीं सह पाऊंगी।
आनंद भाऊ, विद्या की अपनी भी ज़िंदगी है, और फिर आप लोग कब तक उसके साथ रहोगे? विद्या मेरी बहन है, लेकिन वो आपके लिए क्या है? जब तक आप अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं देते, दुनिया के लिए तो मेरी बहन एक गाली होगी, गाली। और फिर आप खुद भी तो कह चुके हैं कि आपके बाबा और भाई इस शादी को कभी मंजूर नहीं करेंगे। फिर मैं किस मुंह से हाँ कहूँ? समाज की बनाई हुई संस्था शादी दो दिलों के मिलन का दस्तावेज हो ना हो, लेकिन एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट जरूर है। 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट के तहत बायगमी यानी कि द्विविवाह विवाह न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि इसे एक दंडनीय अपराध भी माना जाता है, जिसमें 7 साल की सजा भी हो सकती है। इस कानून के तहत पहली पत्नी या किसी सामाजिक गुट की अनुमति या विरोध कोई मायने नहीं रखता। परशुराम खरे कुछ ऐसा करने जा रहा था जो जायज नहीं मालूम पड़ रहा था, लेकिन उसके सामने जो रास्ता था वो परशुराम को जायज नहीं लग रहा था। इनका प्यार एक तरफा नहीं है। जितना ये चाहते हैं कि शादी करके मेरे साथ रहे, उतना मैं भी चाहती हूँ। चाहत का क्या है विद्या? हम सब कई चीजें चाहते हैं। इंसान चीज नहीं है ना भाऊ, इंसान तो जिंदगी है। पर उषा अभी जिंदा है। हाँ ठीक है, बहुत बीमार है, लेकिन अभी है। देखो परशुराम, बहुत सीधी सी बात है। अगर आपको मेरी बहन से इतना प्यार है, शादी करना चाहते हैं, तो उषा जी को तलाक क्यों नहीं देते? नहीं आनंद भाऊ, ये नहीं हो सकता। उषा जब तक जिएगी मेरी पत्नी बनकर रहेगी, मेरी देखभाल में रहेगी। उषा को मेरी उतनी ज़रूरत है जितनी मुझे और विद्या को एक दूसरे की। एक आदमी 2 नाव पे सवार तो नहीं हो सकता ना भाऊ। आनंद भाऊ, मैं विद्या से शादी करके दोनों नाव को एक नाव बनाना चाहता हूँ, एक ऐसी मजबूत नाव जो हर भंवर का सामना करेगी। सुशील, महेश, तुम दोनों गवाह बनोगे मेरी और विद्या की शादी के। यार परशुराम, ये भी कोई पूछने की बात है हा? अरे दोस्त हैं हम तुम्हारे। लेकिन तुम शादी करोगे कहाँ और कैसे? जैसे सब करते हैं, मंदिर में विधियों के साथ। तुम्हारे बाबा और मेरी पूरी विधियों के साथ शादी हुई थी। तुम्हारे आनंद मामा भी मौजूद थे शादी में। गायत्री माँ के मंदिर में शादी हुई थी हमारी। दिनकर उपाध्याय पंडित जी थे, और इस शादी के गवाह थे तुम्हारे आनंद मामा, दीपा मामी, और हाँ, तुम्हारे बाबा के दोस्त सुशील निकम और महेश कदम। तो फिर उन्होंने आपको कबूल क्यों नहीं किया? हम लोगों को क्यों नहीं अपनाया? उन लोगों को ये शादी ही कबूल नहीं थी, तो मैं कैसे कबूल होती? ये औरत मेरे घर में दाखिल नहीं हो सकती। बाबा, हमें अंदर आने दीजिए। हमारी शादी हो चुकी है और अब विद्या मेरी पत्नी है। तुम्हारी एक ही पत्नी है, उषा, जो जिंदा है, जिसे आज तुमने जीते जी मार डाला है। ये मेरे और उषा के बीच का मामला है, और मुझे पूरा भरोसा है कि उषा मान जाएगी। लेकिन ये घर नहीं मानेगा। ये घर जितना आप लोगों का है उतना मेरा भी है, और अब मेरी पत्नी विद्या का भी। उषा का भी है, वो तुम्हारी पत्नी है। ये एक रखेल है, और रखेल की जगह घर के बाहर होती है, घर के अंदर नहीं। बाबा, मेरी पत्नी के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। हमें अंदर आने दीजिए, ये मेरे साथ रहेगी, आप लोगों का रास्ता नहीं काटेगी। ठीक है, आए हो, आज की रात गुजार लो, लेकिन कल से यह औरत हमें यहां दिखनी नहीं चाहिए। उस घर में, उस परिवार में मुझे कभी अपनाया नहीं गया। उस दिन मैं पहली और आखिरी बार उषा से मिली थी। उसका चेहरा दर्द का नक्शा था। मैं उसे आंख नहीं मिला पा रही थी, और वो मुझे भला बुरा कुछ नहीं कह रही थी। घर के दूसरों की तरह उसने जहर नहीं उगला। शायद वो अपने पति को उसके बाबा और भाई से बेहतर समझती थी। सुनील, तुम्हारे बाबा सिर्फ बड़े दिल वाले नहीं, साफ नियत वाले इंसान थे। तुम्हारे बाबा ने यहाँ अंबाखेड़ में एक घर ले लिया मेरे लिए, ताकि मेरे और उनके गांव से दूर हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर सके। उनका वक्त उषा और मेरे बीच बराबर बंटता था।
और बटा सिर्फ वक्त था, प्यार कभी नहीं। तब मैंने उतनी खुशी उनके चेहरे पर कभी नहीं देखी। और फिर मेघना को हाथ में लेकर खुद बच्चे हो गए थे। डबा व्यवस्थित खायचा आणि मस्ती नाही करायची। चला चला, पळा पळा पळा। टाटा। विद्या, मैं 5वीं तक ही पढ़ा, लेकिन पढ़ाई का महत्व अब समझ में आता है। तू देखना, हमारे बच्चे खूब पढ़ेंगे। मैं इनकी पढ़ाई का हर इंतजाम करूंगा। पढ़ाई अच्छे से होगी, ऑफिसर बनेंगे, साहब बनेंगे, इज्जत होगी, अपनी अलग पहचान होगी। पापा जब भी घर नहीं होते आप हमें कहती कि वो काम से बाहर गए हैं। कभी पूरा पूरा हफ्ता, कभी महीने। तब वो वहां उषा के साथ होते। नहीं, उषा से तो उनके कोई बच्चे नहीं थे। तो दादाजी को कभी मन नहीं किया कि बस एक बार हमसे आके मिल लें? वो लोग तुम्हें गंदा खून समझते थे। तुम मेरे बच्चे हो ना। और वो लोग मुझसे ही नफरत करते थे। बाबा के भाई भी। हाँ, सदाशिव भाऊ भी। तुम्हारे बाबा यहाँ की बातें वहां नहीं करते थे और वहां की खबर यहाँ नहीं देते थे। सुनील, तुम्हारे पैदा होने के कुछ सालों बाद मुझे पता चला कि तुम्हारे दादाजी बीमार रहा करते थे, जो हमें अपना नाम नहीं देना चाहता, अपनी पहचान नहीं देना चाहता। फिर भी है तो तुम्हारे बाबा के रिश्तेदार। लेकिन आई, उषा का क्या हुआ? वो कहाँ है अभी? काय झालंय तुम्हाला? अब पहले तो इतनी नहीं पीते थे। क्या उषा के जाने का गम आपसे सहा नहीं जा रहा है? आपको कभी लगता है, पछतावा है कि मेरे आने से आपने उषा के साथ कोई बेवफाई की? नहीं कहा, कभी नहीं। ऐसा सोच भी मत। उषा तू मेरे बच्चों जैसी थी रे। मैं जी जान से उसकी देखभाल करता था। मैं उसको ठीक होते हुए देखना चाहता था विद्या, और नहीं, और रोज थोड़ा थोड़ा मर रही थी। पर फिर भी मुझको लगता था कि कोई चमत्कार होगा और वो ठीक हो जाएगी। पर वो चली गई विद्या, चली गई। तुम्हारे बाबा ने तुम दोनों को ये कभी पता लगने नहीं दिया कि वो उषा के जाने के बाद अंदर से कितने दुखी थे। और इतने साल हमें ये भी नहीं पता चलने दिया कि हमारे अलावा भी बाबा की जिंदगी थी। नहीं रे बड़ा, तुम्हारे बाबा बस यही चाहते थे कि तुम दोनों खुश रहो, पढ़ाई पे ध्यान दो। उन्होंने कभी किसी बात की कमी नहीं की। हमें सब कुछ दिया। हाँ, बस पूरा वक्त नहीं दे पाते थे। लेकिन हाँ, परवरिश में कोई कमी नहीं होती। सुनील, तुम्हारे बाबा सबके साथ इंसाफ करते। सबके साथ इंसाफ करते तो फिर उनका बेटा मैं, उनकी बेटी मेघना और उनकी पत्नी तुम आई,
हम तीनों के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों की गई? अगर हमारे बाबा इतने अच्छे आदमी थे, हम सबका भला चाहते थे, तो उनके भाई की हिम्मत कैसे हुई आपको गाली देने की और हमको नाजायज और कहने की? सुनील, तुम्हारे बाबा के परिवार वालों ने हमारे साथ जो भी बर्ताव किया, तुम्हारे बाबा ने मुझे और तुम दोनों को सब कुछ दिया है। वो लोग मायने नहीं रखते हमारे लिए। और अब हमें तुम्हारे बाबा के लिए एक अच्छी जिंदगी बनानी है। वो भी यही चाहते थे। अब हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं। और फिर से चिल्लाने का प्रोग्राम कब से कर रहा है? मेरी ड्यूटी के बाद कर रहे बाबा? कैद में तू है, टॉर्चर हम लोग हो रहे हैं। टॉर्चर क्या होता है ना, ये सिर्फ मुझे पता है। मानो अंदर किसी ने तेजाब डाल दिया हो और उस तेजाब को शांत करने का एक ही तरीका है, आपको साबित करना होगा मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है। आपको साबित करना होगा, आपको साबित करना होगा मैं कौन हूं, मैं किसका बेटा हूं। आपको साबित करना होगा, आपको साबित करना होगा मैं कौन हूं। सर, मैंने विद्या खरे से भी बात की है, सुनील की माँ। उन्हें उनकी पहचान नहीं दी गई। वो इसके लिए काफी लंबी लड़ाई लड़ रही हैं, ऑलमोस्ट 1 साल से। इसका मतलब उन्हें उनके पहचान से अलग किया गया है। सर मुझे लगता है सुनील ने ये जुर्म गुस्से में किया है और उसका मकसद ये साबित करना है कि वो कौन है, किसका बेटा है, किस खानदान से है। सर 4 दिन से वो यही चिल्लाता जा रहा है। पर हमें बाय बुक जाना पड़ेगा। एफआईआर और चार्जशीट में सही एंट्री होना बहुत जरूरी है, वरना ये केस कमजोर पड़ जाएगा। क्या सुनील ने ये जुर्म ये साबित करने के लिए किया है कि वो परशुराम खरे का बेटा है? आई, भैया ने ऐसा क्यों किया? खुद की जिंदगी तो बर्बाद की, हमारी भी बर्बाद कर दी। अपने पिता परशुराम खरे के देहांत के 2 साल बाद इंजीनियरिंग स्टूडेंट सुनील ने एक हत्या की थी। उसे इकबाले जुर्म से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वो चीख चीख कर पुलिस को ललकार रहा था कि पहले वो उसकी पहचान साबित करे। इसी पहचान के लिए सुनील और उसकी माँ विद्या पिछले 2 सालों से संघर्ष कर रहे थे। तुम्हारे बाबा के परिवार वालों ने हमारे साथ जो भी बर्ताव किया, तुम्हारे बाबा ने मुझे और तुम दोनों को सब कुछ दिया है। अब हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं। वो अगले हफ्ते लास्ट डेट है फीस भरने की। हो बाबा, आ जाएंगे पैसे। कैसे आएंगे आई? मैंने बोला ना, तू चिंता मत कर, जैसे पहले आते रहे अभी भी आ जाएंगे। बस तेरी पढ़ाई पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तुम्हारे बाबा और मैं बस इसी के लिए तो जिए। आई, वो मेरी फीस माहिती है मला, तेरी भी फीस भर दी जाएगी। जी विद्या, देख इस बार तो मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा, पर अक्खी जिंदगी जुगाड़ पर तो नहीं चल सकती ना। और फिर मेरी दूसरी जिम्मेदारियां भी तो हैं। मैं समझती नहीं हूँ क्या भाऊ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि
ऐसा भी दिन आ जाएगा। सुनील के बाबा बिना चुके हर महीने पैसे देते थे, लेकिन ये ख्याल ही कभी नहीं आया कि एक दिन वो अचानक से चले जाएंगे और मेरे बच्चे भाऊ मैं उनके घर से, उनके भाई सदाशिव से भी कोई मदद नहीं मांग सकती। मैं समझता हूँ विद्या, पर अगले महीने से तुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। मेरा हाथ काफी तंग है विद्या, और फिर झूठा दिलासा देने से हालात तो नहीं बदलेंगे ना। परशुराम के देहांत के बाद विद्या और उसके बच्चों की जिंदगी अपने सर के बल उलट गई। विद्या के पास घर चलाने, सुनील और मेघना की पढ़ाई जारी रखने का कोई जरिया नहीं था। सुनील को पता था कि उसकी मां खून पसीना एक कर रही है, और फिर भी वो किसी तरह से काफी नहीं है। बेबसी सुनील को कुरेद रही थी। मेघना भी इस बेबसी और लाचारी में लिपट गई थी। माना कि गरीबी इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन जब गरीबी के साथ साथ इंसान की गरिमा और उसकी पहचान भी छिन जाती है, तब जिंदगी हर तरीके से असहाय हो जाती है। कभी कभार तकदीर मेहरबान होकर राहत भी भेजती है, लेकिन विद्या को इस राहत तक पहुंचने में काफी भटकना पड़ा था, रेंगना पड़ा था। अरे विद्या, क्या रतन भाऊ, खबर सुनी क्या? कैसी खबर? अरे वो तुम्हारा जेठ सदाशिव खरे जमीन जायदाद बेचने की सोच रहा है, बंटवारा हो रहा है। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें प्यार से तो मिलेगा नहीं। मैं कहता हूँ कुछ करो, वरना सारी जिंदगी माथा फोड़ती रहोगी बैठी बैठी। विद्या, मेरे बाबा ने हमारी शादी को भी स्वीकार नहीं किया, मुझे कई मौक़ों पे जलील किया, लेकिन उन्होंने कभी मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। आप उनके छोटे बेटे हैं, बहुत प्यार करते थे आपसे। शायद इसीलिए नासिक में जो 5 एकड़ ज़मीन उन्होंने मेरे नाम पे ली थी, उसे मेरे नाम पे ही रहने दिया। गुस्से में आकर मुझे उससे बेदखल नहीं किया। बहुत बड़ा दिल था उनका। आपने अपना बड़ा दिल उन्हीं से तो पाया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा बेटा सुनील भी इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अपनाए। ज़रूर, क्यों नहीं। विद्या, वो नासिक वाली 5 एकड़ ज़मीन को मैं ऐसे ही रहने दूंगा। वो हमारे सुनील और मेघना के लिए बीमा होगी। कभी आगे ज़रूरत पड़ेगी तो बेच देंगे। भाई अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि बाबा ने हमें आसमान से बचा लिया है। अरे हाँ ना, मैं तो इस जमीन के बारे में भूल ही गई थी। हाँ, अब पता चला है कि सदाशिव भाऊ जमीनें बेच रहे हैं, बंटवारा हो रहा है। मुझे अब अचानक से याद आ गया। आई, पर आपने इस जमीन के सारे कागजात संभाल के रखे हैं ना? नहीं रे, उस जमीन के कागजात तो कभी थे ही नहीं मेरे पास। तो फिर? तू फिक्र मत कर, उस जमीन के कागजात तेरे दादाजी के घर में होंगे। और उस घर में हमारे साये को भी एंट्री नहीं है। सदाशिव काका उन्हीं कागजात पे बैठे होंगे। आपको लगता है वो उस जमीन का 1 इंच भी हमें देंगे? जी जी नमस्कार भाऊ। नमस्कार। मुझे सदाशिव भाऊ से मिलना है। अपन कौन? विद्या परशुराम खरे। ठीक है, रुको यहीं। भाव नहीं मिलेंगे। उनसे कहिए सिर्फ 5 मिनट का काम है। भाव ने कहा है कि वो आपसे नहीं मिलना चाहते, आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। जाइए यहाँ से। देखिए 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट का काम है। एक मिनट। भाऊ आ जाएंगे थोड़ी देर में, इंतजार करो। हे, यहाँ नहीं, वो वहाँ उधर नीचे। जी। नमस्कार भाऊ।
तुझसे साफ साफ कहा गया था ना, इस घर में मत आना, ना तू ना तेरे बच्चे। भाऊ, मेरे पति परशुराम जी ने मुझे बताया था कि सुनील के दादाजी ने नासिक में कुछ 5 एकड़ की जमीन खरीदी थी सुनील के बाबा के लिए। हमारे बाबा ने उनके बच्चों के लिए क्या खरीदा क्या नहीं, उससे तुझे क्या लेना देना। परशुराम जी ने मुझे बताया था कि वो जमीन उन्होंने सुनील और मेघना के लिए बचा के रखी थी। बस उस जमीन के कागजात चाहिए थे मुझे। काय भरत बोल। नासिक में जो जमीन है वो परशुराम जी की है, उन्हें उनके बाबा ने दी थी। और जो परशुराम जी ने अपने बच्चों को दी है, उस जमीन के कागजात। हे बक, तेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा दिमाग खराब मत कर। चलने गया। दया करा भाऊ, आप ही के खानदान का खून है मेरे बच्चे, और वो जमीन उनके हक की है। हमारे खानदान के खून की तू बात मत कर। मेरे भाई परशुराम की रखाई ले तू। 4 और होंगी यहाँ वहाँ, वो सब अपने पिल्लों को लेके आ जाएंगी, तो उन सब को हम अपनी जमीन बांटते फिरेंगे क्या? ऐसे शब्द मत कहिए भाऊ। परशुराम जी और मेरी मंदिर में भगवान के सामने शादी हुई थी, और वो जमीन मेरे बच्चों का भविष्य है भाऊ। बस वो एक जमीन दे दीजिए हमें, मैं और कुछ नहीं मांगूंगी। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ भाऊ। लिख के देगी? धमकी दे रही है मुझे? नहीं भाऊ, भीख मांग रही हूँ। तो तुझे जमीन के कागज चाहिए तो जा 7-12 उतारा लेके आ। 7-12 उतारा? हर जमीन का दाखिला होता है सरकार के पास, उसे बोलते हैं 7-12 उतारा। और उसमें कहां लिखा है कि परशुराम ने तेरे बेटे के नाम जमीन की? दिखा, जमीन तेरी। लेकिन वो सारे कागजात तो आपके पास है ना भाऊ? मेरे पास तो बहुत सारे कागजात हैं, और नासिक वाली जमीन के भी हैं। पर परशुराम बिना वारिस के इस दुनिया से चला गया, तो कानून के हिसाब से असली वारिस गिरीश है। नासिक वाली जमीन ही नहीं, परशुराम की सारी जायदाद सिर्फ और सिर्फ गिरीश को मिलेगी। भाऊ, परशुराम जी बिना वारिस के नहीं थे। बेटा है उनका सुनील, बेटी है। आप तो सब कुछ जानते हैं ना भाऊ। जानना एक बात होती है, मानना दूसरी बात। कानून दूसरी बीवी को नहीं मानता, तो नाजायज औलाद को कहां से मानेगा? तुझे रानी झांसी बनने का शौक है तो तू बन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जा तहसीलदार के दफ्तर में जा, 7-12 उतारा ले आ, और साबित कर दे कि तेरे दोनों बच्चे मेरे भाई परशुराम के जायज औलाद हैं। अगर ऐसा हुआ ना, तो मैं तुझे कागजात दे दूंगा जमीन के। सुनील, कल मैं तहसीलदार साहब के दफ्तर जा रही हूँ। अगर बाबा ने ये ज़मीन हमारे नाम पे छोड़ी है, तो बाबा ने कहीं ना कहीं तो लिखकर छोड़ा होगा ना। छोड़ी होगी तो भी मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं बेटा। तुम्हारे बाबा ने कुछ बताया नहीं था। हाँ, एक बार इस नासिक की ज़मीन के बारे में बताया था मुझे। तो तू तहसीलदार के ऑफिस में क्या पूछेगी, क्या बोलेगी उनसे? सब लोग एक जैसे नहीं होते सुनील। तुम्हारे बाबा की तरह इंसाफ करने वाले और लोग भी होंगे ना इस दुनिया में। देखिए विद्यार्थी, ये 7-12 उतारा है। जमीन केशव खरे के नाम पर थी, उन्होंने परशुराम खरे के नाम पर कर दी। परशुराम खरे ने किसी के भी नाम पर नहीं की। मेरे बेटे का नाम सुनील खरे है, परशुराम जी का बेटा। उन्होंने कहीं ना कहीं तो जिक्र किया होगा ना कि उनके बाद ये जमीन सुनील को मिलेगी। ये सरकारी कागज है, यहाँ कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा जाता। ये जो जगह है ना, वहां पर अगले हकदार का नाम लिखा जाता है, और ये जगह खाली है। देखिए, आप ही देख लीजिए। परशुराम जी मेरे पति थे, सुनील उनका बेटा।
बाप की जमीन लड़के को नहीं मिलेगी? ताई, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन कानून दर्द वर्द नहीं समझता, वो सिर्फ कागज पत्री समझते हैं। हाँ, तो कागज पत्री बन सकती है ना, कोई ना कोई कानूनी कायदा जरूर होगा। अरे कितने सारे लोग अचानक से चल बसते, तो क्या उनको उनका हक नहीं मिलता? भाऊ, कोई तो उपाय होगा ना, मेरे बच्चों की जिंदगी दांव पे है भाऊ। ताई, उपाय तो नहीं है, लेकिन एक तुक्का समझ लीजिए। बोलो ना, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हमारा ये ऑफिस कापसेवाड़ी तहसीलदार ऑफिस के नीचे आता है। आप वहां पर जाकर एक अर्जी दीजिए। कैसी अर्जी भाऊ? आपके लड़के का पूरा नाम वहां की फाइल में दर्ज कीजिए, फिर उसका नाम 7/12 उतारा में शामिल हो सकता है, लेकिन एक सिर्फ तुक्का समझ लीजिए, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं। विद्या जी, आपके बेटे का नाम तो रजिस्टर हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ पुरावा लगेगा, सर्टिफिकेट लगेंगे। कैसा सर्टिफिकेट? एक तो आपके शादी का सर्टिफिकेट और दूसरा आपके बेटे का जन्म प्रमाण पत्र, और जो भी कोई कागजात आपके पास हो जिससे साबित हो सकता है कि आप ही परशुराम खरे की कानूनन पत्नी है और उसी कानूनी शादी से आपके बेटे का जन्म हुआ है। सुनील के 10वीं का सर्टिफिकेट है हमारे पास, उसमें साफ लिखा है पिता का नाम परशुराम केशव खरे। और आपके शादी का सर्टिफिकेट, उसके बिना ये कैसे साबित होगा कि आप ही परशुराम खरे की पत्नी है? शादी का सर्टिफिकेट तो हमने कभी बनवाया ही नहीं। वो क्या है ना कि हमारी शादी मंदिर में हुई थी, लेकिन हाँ 4 लोग गवाह हैं हमारी शादी के। पंडित जी ने पूरी विधियों के साथ हमारी शादी की थी। तो उस पंडित ने कुछ तो कुछ लिख के दिया होगा ना, जिसमें लिखा होगा कि उसी ने आपकी शादी करवाई है। ऐसा कुछ लिख के नहीं दिया उन्होंने। अब 20 साल हो गए हैं। कुछ फोटोग्राफ, किसी ने एक तो कुछ फोटो निकाली होगी। अभी आपने कहा कि कुछ 4 लोग आपके शादी में शरीक हुए थे। शादी का फोटो भी नहीं है, लेकिन हमारी शादी में मेरी तरफ से मेरे बड़े भाई आनंद भाऊ और दीपा भाभी और मेरे पति के दोस्त सुशील निकम और महेश कदम थे। आपके भाई की गवाही तो इतनी मजबूत नहीं होगी क्योंकि आपके रिश्तेदार हैं, मगर परशुराम जी के जो दोस्त हैं उन्होंने अगर एफिडेविट बना दी या वो पंडित लिखित में देता है जिसमें मंदिर का नाम, मंदिर का पता, शादी की तारीख हो, तो आपका यह एप्लीकेशन थोड़ा वजनदार हो सकता है। नमस्कार। नमस्कार। आपण कोण? मी विद्या खरे। यहाँ महेश कदम रहते हैं ना, मैं उनसे मिलने आई हूँ। महेश कदम? हाँ, वो मेरे पति के दोस्त थे। महेश कदम का नाम सुना है हमने, वो यहाँ हमारे पहले ही रहते थे। तो अब कहाँ है, कुछ पता है? सुना है कि वो गुजर गए। हाँ, महेश जी का और एक दोस्त था सुशील निकम, उनके बारे में कुछ पता है आपको? नहीं, मैं तो महेश कदम को कभी मिली भी नहीं। हम लोग 4 साल पहले यहाँ रहने आए हैं। हाँ, मैं तीनों दोस्तों को अच्छी तरह जानता था, परशुराम खरे, महेश कदम और सुशील निकम। ये सुशील निकम कहाँ मिलेंगे? परशुराम और महेश की तरह सुशील भी चल बसा। कब? अब हो गए 2-3 साल। मगर आप कौन हैं? दिनकर उपाध्याय नाम था उनका। वो तो मेरे काका थे, पर 7 साल पहले उनका देहांत हो गया।
लोग ये गवाही दे सकते थे कि मैं तुम्हारे बाबा की पत्नी हूँ, वो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुनील, ये जमीन हमारी दुनिया बसा सकती है। लगाई खड्डे में गई जमीन। मुझे सबसे ज्यादा ये चुभता है आपका ये दर दर घूमते फिरना, ये साबित करने के लिए कि आप बाबा की पत्नी थे, हम बाबा के बच्चे हैं। कागज नहीं तो रिश्ते नहीं होते क्या? अरे किसे पता था कि ऐसा दिन आ जाएगा, वरना कागज बना के रखती। मैं क्यों, तुम्हारे बाबा बना के रखते। ए, इतना समझाया तेरी माँ को, अब तुझे भेज दिया। अरे शर्म करो शर्म, ये नौटंकी काम नहीं आएगी। उस जमीन से तुम लोगों का कोई वास्ता नहीं है, मतलब नहीं है। वास्ता है, वो मेरे बाबा की जमीन थी, अब वो मेरी जमीन है। असाका, तेरा नाम जो भी है लड़के? सुनील नाम है मेरा, सुनील परशुराम खरे। खरे कोई 5 रुपए की टोपी नहीं है जो कोई भी अपने नाम के सामने चिपका दे। तेरा असली नाम मुझे मालूम है, सुनील। जा इस नाम का सर्टिफिकेट बनवा। मैंने तेरी माँ को कितनी दफे समझाया था कि पहले वो ये साबित करे कि वो परशुराम की बीवी थी, और फिर ये साबित करे कि तू परशुराम का ही बेटा है। साबित करो, जमीन ले लो, ताबे में लेकर के फिर बेचो, खेलो कूदो, कुछ भी करो। मेरी आई की शादी मेरे बाबा से हुई थी, यानी परशुराम खरे से हुई थी, और मैं परशुराम खरे का बेटा हूं, सुनील खरे। इसमें साबित क्या करना है? काका, आप लोग इस तरह से परेशान क्यों कर रहे हो? परेशान? जब तुम हमारे लिए कुछ हो ही नहीं तो परेशानी किस बात की? वो तो तुम लोग हो जो भिखमंगों की तरह हमारे दरवाजे की चौखट को मैला कर जाते हो। ऐसा है तो मेरे दादाजी ने मेरे बाबा के नाम पे जमीन क्यों खरीदी, वापस क्यों नहीं ली उनसे? और मेरे बाबा के लिए घर के दरवाजे बंद क्यों नहीं हुए? वो सब तेरी माँ को पता है, जाके पूछ उससे। हमारे पिताजी केशव खरे ने उस औरत को इस घर से भगा दिया था। उसी केशव खरे ने अपने छोटे बेटे परशुराम पर दया खा करके नहीं भगाया। इस घर से तुम्हें 5 एकड़ जमीन तो क्या, 5 बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। चलने। आई, मैं साबित करूंगा कि आप बाबा की पत्नी थी और हम उन्हीं के बच्चे हैं। अब ये लड़ाई जमीन की नहीं आई, अब ये लड़ाई हमारे नाम की है, हमारे पहचान की है। इससे तो कुछ भी साबित नहीं होता। क्यों नहीं सर? सर वो मेरे बाबा थे, मेरे आई के पति थे। अब हम और क्या करें ये रिश्ता साबित करने के लिए? सुनील, 7/12 उतारा में तुम्हारा नाम शामिल करने के लिए ये काफी नहीं है। लेकिन साहेब, जो लोग मेरे शादी में शामिल थे, पंडित जी भी, सब चल बसे। अब मैं सबूत कहाँ से लाऊं? और जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनके दस्तावेज मांग रहा है ये कानून। लेकिन हम लोग तो जिंदा हैं, हमारी कोई अहमियत नहीं। इतना बेरहम कैसे हो सकता है कानून? विद्याताई, कानून रहम करने के लिए भी दस्तावेज देखता है। एक सुझाव है, हम जो कुछ कर सकते हैं हम करेंगे सर। तुम लोग एक वकील करो, किसी भी छोटे कोर्ट से या किसी फैमिली डिस्प्यूट कोर्ट में जाकर एक पिटीशन फाइल करो। कैसी पिटीशन सर? तुम लोग बोल रहे हो कि परशुराम खरे का बड़ा भाई सदाशिव खरे तुम्हारा रिश्ता परशुराम के साथ मानने से इनकार कर रहा है, बराबर? हाँ। तो अब तुम लोग ये पिटीशन फाइल करो कि परशुराम खरे के साथ तुम्हारा पत्नी और बेटे का संबंध है और उसके बावजूद तुम्हें प्रॉपर्टी से अलग किया जा रहा है। नोटिस दो, और अगर कोर्ट में ये केस एडमिट हो गया और विद्याताई की शादी को भी मंजूर कर लिया गया तो तुम्हारा नाम 7/12 उतारा में आना निश्चित है। और एक बार कोर्ट ने फैसला ले लिया तो तहसील ऑफिस को भी एक्शन लेना ही पड़ेगा। आई, मैंने सोच लिया कि हम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे। नको रे बाबा नको, कोर्ट कचहरी चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह। परवाह नहीं आई, चक्रव्यूह तो चक्रव्यूह।
बाहर खड़े होकर चुपचाप दम तोड़ने से तो अच्छा है कि घुस जाओ चक्रव्यूह में और जी जान से लड़ो। लेकिन सालों लग जाते और फिर तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? वो भी एक सर्टिफिकेट ही है। और ऐसे भी मुझे डिग्री से ज्यादा प्यारी मेरी पहचान है। अब अगर मेरी पढ़ाई मेरे बीच में आती है तो मैं उसे भी छोड़ दूंगा। हेबक, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये जमीन हमें किस लिए चाहिए? हाँ, ताकि तुम्हारी और मेघना की पढ़ाई अच्छे से हो, आगे के दिनों में पैसों की तंगी ना हो, फीस वक्त पर भरी जाए। अरे बाबा, मेघना की शादी भी तय हो गई है। माना के लड़के वालों ने हमसे कुछ मांगा नहीं है, लेकिन हमें तो देना ही पड़ेगा ना। अरे इतने बड़े बड़े पहाड़ है हमारे सामने, इन सब को छोड़कर हम कोर्ट कचहरी करेंगे? भाई मेघना का सर उसके ससुराल वालों के सामने ऊंचा होना चाहिए, आंखों में आंखें डालकर वो बोल सके कि वो मेघना परशुराम खरे है, मेघना नाजायज नहीं। भाई पहचान सब कुछ है, पहचान नहीं तो कुछ भी नहीं, पहचान नहीं तो हम भी नहीं। और मुझे साबित करना है उस खरे खानदान को, चाहे वो हमसे जिंदगी भर नफरत करे, दूर रखे हमें, पर मुझे साबित करना है सदाशिव खरे और गिरीश खरे को कि कानूनी तौर पर हम भी उसी खानदान से हैं, उसी परिवार के हैं। कोर्ट का नोटिस भेजा है कि जब तक जमीन की नाम का फैसला नहीं हो जाता, ना तो ये जमीन किसी को दे सकते हैं, ना किसी के नाम कर सकते हैं, ना ही किसी को बेच सकते हैं। वो लोग कभी कुछ साबित नहीं कर पाएंगे बाबा। पर एक बात तो साबित कर दी कि वो मूर्ख है। अब देखते हैं कितनी ताकत है उन्हें लड़ने की। मामला जमीन का नहीं रह गया है, यह हमारे खानदान की इज्जत का सवाल बन गया है। ये लड़ाई अब सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी। सुनील और उसकी मां विद्या के लिए यह जरूरी हो गया था कि वो ये साबित करें कि वो नाजायज नहीं है। सालों पहले जो कानूनी तौर पर नहीं किया गया था, उसका प्रयास अब किया जा रहा था। एक माँ बेटा अदालत के दर पर दलील कर रहे थे कि विद्या और परशुराम के रिश्ते को कानून का आशीर्वाद मिले, जिससे दोनों बच्चों को उनके पिता का नाम मिले और उनके वजूद को कानून की सहमति। सर, सुनील खरे और मेघना खरे जिन्होंने विद्या खरे के साथ ये ज्वाइंट पिटीशन की है, इन तीनों ने अपने आप से ये घोषित कर दिया है कि वे परशुराम खरे की फैमिली हैं। लेकिन इन्होंने एक भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश नहीं किया है जो ये साबित कर सके कि परशुराम खरे ने कभी विद्या खरे से शादी की थी और ये दोनों बच्चे उसी शादी से पैदा हुए थे। एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है सर। डॉक्यूमेंट्स हैं सर। सुनील खरे और मेघना खरे इन दोनों के बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के मदर्स कॉलम में विद्या खरे का नाम है और फादर्स नेम कॉलम में परशुराम खरे का नाम। सर, अगर मैं बाहर सड़क पर जाकर कोई पत्थर हवा में उछालता हूं तो बहुत चांसेस हैं कि वो जाकर किसी न किसी परशुराम खरे को लग जाए। महाराष्ट्र में हजारों परशुराम खरे होंगे सर। सर, मेरे क्लाइंट्स के क्लेम को उसी परशुराम केशव खरे के बड़े भाई सदाशिव केशव खरे ने कॉन्टेस्ट किया, किसी राह चलते नहीं। लेकिन सर, विद्या खरे के पास कोई सबूत नहीं है कि वो परशुराम खरे की पत्नी कहलाए। मेरे क्लाइंट सदाशिव खरे के पिता केशव खरे ने क्लेम की गई जमीन अपने दूसरे बेटे परशुराम खरे के नाम कर दी थी, जो इस दुनिया में नहीं है। उनकी धर्म पत्नी थी उषा परशुराम खरे और वो भी इस दुनिया में नहीं है। इस दंपत्ति की कोई भी संतान नहीं थी। तो ऐसे में सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत परशुराम खरे की सारी प्रॉपर्टीज कानूनी तौर पे उनके भाई सदाशिव केशव खरे के बेटे गिरीश सदाशिव खरे को जानी चाहिए। सर, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट एडमिसेबल लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, इसे कोई भी ऑनरेबल कोर्ट नकार नहीं सकता। पर क्या बर्थ और स्कूल सर्टिफिकेट्स ये बात साबित कर सकते हैं कि परशुराम खरे ने वाकई में विद्या खरे से शादी की थी? क्या यह बात संभव नहीं हो सकती कि विद्या खरे ने ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश की है, डिसीज्ड परशुराम खरे का नाम अपने बच्चों के स्कूल और बर्थ सर्टिफिकेट्स पे केवल और केवल इसलिए जोड़ दिया गया है ताकि वे मेरे क्लाइंट सदाशिव केशव खरे की राइटफुल प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सके और उन्हें हरास कर सके? सर, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट पर कोई किसी का नाम इतनी आसानी से कैसे जोड़ सकता है? और ये बिल्कुल गलत इल्जाम है मेरी क्लाइंट विद्या खरे पर कि उन्होंने कोई साजिश रची है जमीन हासिल करने के लिए। बच्चों के नाम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स में बरसों पहले जोड़े गए थे, जो कि नेचुरल ड्यू कोर्स में हुआ था। आज मेरी क्लाइंट अपनी हक की जमीन मांग रही है क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेट साधन नहीं है कमाई का। इतने साल उनके बच्चों की परवरिश और उनके घर का खर्च परशुराम खरे की कमाई से चलता था और परशुराम खरे के देहांत के बाद डिसीज की प्रॉपर्टी विद्या खरे
और उनके बच्चों को ही जानी चाहिए। मैं ऑनरेबल जज से दरखास्त करता हूं कि मेरी क्लाइंट विद्या खरे और परशुराम खरे की मंदिर में पूरी विधियों के साथ हुई शादी को मंजूर किया जाए, उसे लीगल माना जाए। शादी 30 सितंबर 1993 को हुई थी साहब। गायत्री देवी का मंदिर है अम्बाखेड़ में, वहीं पर हुई थी। मैं और मेरी पत्नी दीपा दोनों शादी में मौजूद थे। शादी के मामलों में रिश्तेदारों की गवाही काफी कब से होने लगी? मंदिर में होने वाली शादी के मामले में कम से कम 2 गवाहों की जरूरत पड़ती है, जिसमें कम से कम एक गवाह ऐसा हो जो कि रिश्तेदार ना हो। और विद्या खरे ने शादी का कोई भी डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफिक प्रूफ पेश नहीं किया है। मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता कि 20 साल पहले मेरे भाई परशुराम के साथ ये एक बार हमारे घर आई थी और उस वक्त मेरे भाई की पत्नी उषा थी। 5 साल पहले उनका निधन हो गया। ये औरत विद्या मेरे भाई परशुराम की पत्नी कभी नहीं थी। आप पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, आप बताइए, एक आदमी की 2 बीवियां हो सकती हैं? ये केस देश के लाखों दूसरे केसेस की तरह चलता रहा और चलता रहा। उस दौरान मेघना की शादी हुई, सुनील की इंजीनियरिंग छूट गई और केस चलता रहा। घर खर्च में अपनी मां का हाथ बटाने के लिए सुनील ने मैकेनिक की नौकरी शुरू कर दी। विद्या के सामने अब कोई भविष्य नहीं था। वो केवल वर्तमान की 2 रोटी और सर पर छत के लिए पिसती जा रही थी। परशुराम और उसने जो 2 बच्चों के लिए सोचा था वो अब केवल एक याद बनकर रह गया। सुनील और उसकी मां विद्या कोर्ट में यह साबित नहीं कर पाए कि परशुराम और विद्या की कभी जायज शादी हुई थी। सुनील, अरे हम लड़े हारे, तकदीर को शायद यही मंजूर था। अब वो जमीन भी किस काम की। तुम वापस पढ़ने वाले तो हो नहीं, मेघना भी अपने घर में है। बस 2 वक्त की रोटी और एक छत का सवाल है। दोनों कुछ ना कुछ कर लेंगे। वो प्रॉपर्टी हम तो उसके बारे में जानते तक नहीं थे, आई को भी याद नहीं था। वो प्रॉपर्टी हमारे हिस्से में आती या नहीं आती पता नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता। लेकिन फर्क पड़ा उस जिल्लत से, उन तानों से, उन गालियों से। सुनील के अंदर का घाव अब नासूर बन गया था, तेजाब उगलने लगा था। सुनील इन सालों में एक ऐसा शख्स बन गया था जिसे इंजीनियरिंग का होनहार स्टूडेंट सुनील शायद कभी पहचान भी नहीं पाता। उसके अंदर मायूसी, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा तीनों उबलने लगे थे और फिर छिड़का इस नासूर पर नमक। विद्या खरे और सुनील खरे पर एक अटैक हुआ। जिन 2 लोगों ने आप पर हमला किया था वो अब हमारे हिरासत में। कौन थे वो साहब? ये भी कोई पूछने वाली बात है साहब? आप उस सदाशिव खरे और गिरीश खरे को पकड़कर अंदर डाल दो। सुनील, पहले हमारी पहचान मिटा दी, उससे खुश नहीं है इन लोग, अब हमें दुनिया से मिटा देना चाहते हैं। नहीं सुनील, हमले में सदाशिव खरे का कोई हाथ नहीं है। साहब, सुनील खरे को उधार दिया था मैंने, वो देने का नाम ही नहीं ले रहा था। और जब मैंने उसको मांगा तो उल्टा पुल्टा बोलने लगा, कैसा पैसा, काय का पैसा। साहब, पैसा दिया था तो गुस्सा आएगा ही ना। ये सरासर झूठ है साहब, मैंने आज तक कभी किसी से उधार पैसे लिए ही नहीं है। वो दोनों तो यही कह रहे हैं और आपने सच मान लिया। उन दोनों को पट्टी पढ़ाकर भेजने वाला भी सदाशिव खरे ही है। कोई सबूत है तुम्हारे पास? ये सही है साहब, दुनिया हम पर जुल्म करे और सबूत भी हम ही पेश करें। सुनील, क्यों मारते मेरे बेटे को?
सर, जब केस दर्ज हुआ था तो शिकायत करने वाले ने सुनील का पूरा नाम नहीं लिखाया था। कहा कि उसे पूरा नाम नहीं मालूम और यह भी नहीं मालूम कि सुनील दरअसल है कौन। सुनील नाम है साहब, अंबाखेड़ गांव में रहता है वो। पूरा नाम क्या है सुनील का, जानते हो उसे? पूरा नाम नहीं मालूम साहब, और ना ही हम उससे जानते वो कौन है, किसका बेटा है, क्या करता है, मुझे नहीं मालूम। सर, गिरीश खरे ने सिर्फ सुनील नाम बताया था, पर हमें पूरा नाम पता लगाने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। जब सुनील फरार था तब उसकी कहानी पता चली कि क्या क्या हुआ था। फिर जब हमने उसे गिरफ्तार किया तो वो कहने लगा कि उसने अपने बचाव में मर्डर किया है। अगर वो नहीं मारता तो खुद मारा जाता। खबर बिल्कुल पक्की है विद्या, दोनों ही हमले उन्हीं लोगों ने कराए हैं, आरस गांव वालों ने, यानी तेरे जेठ सदाशिव खरे और उसके बेटे गिरीश ने। ये बात तो पूरी दुनिया को पता है। वो ऐसा क्यों करना चाहेंगे? अरे उनको तो पता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। उन लोगों को डर है कि एक ना एक दिन सुनील ये साबित कर देगा कि सुनील परशुराम जी का ही बेटा है, और फिर वो जमीन उन लोगों को सुनील के नाम करनी पड़ी। सुनील को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। ये परशुराम जी और मेरा बेटा है, बीवी हूं मैं उनकी, और ये सच कभी बदलेगा नहीं। वो क्या है ना कि हम उस घर से बहुत दूर रह रहे, इसलिए वो कायरों की तरह यहाँ आते और हमें मार के चले जाते। अगर हम उस गांव में रहते, आरस गांव में रहते, तो क्या उनकी इतनी हिम्मत होती हमें मारने की? सुनील, रतन भाऊ, मैंने सोच लिया है, अब हम आरस गांव में जाके रहेंगे, उस घर के सामने। तब देखते हैं कितनी हिम्मत करते हैं ये लोग। विद्या और उसके बेटे सुनील ने अपनी पहचान की जंग को अब आरस गांव में लड़ने का फैसला किया। ये वही गांव था जहां 20 साल पहले विद्या जलील हुई थी और परशुराम ने उसे दूसरे गांव में बसाया था ताकि दो गृहस्थियों के बीच कश्मकश ना हो। अब सवाल सिर्फ पहचान और जमीन का नहीं था, अब सवाल था जिंदगी और मौत का। दिवाकर, क्या तमाशा है ये? भाऊ सठिया गए हैं ये लोग, घर के सामने ही घर किराए पे ले रखा है। ये चाय कर लो, जितनी नौटंकी करनी है कर लो, रहोगे तुम वही के वही जो तुम हो, नाजायज। तुम्हें मेरे भाई की जमीन नहीं मिलेगी, ना उसका मिलेगा नाम, तुम्हें मिलेगा बुरा अंजाम। कुतरियानो, अरे आप किसको अपना बाप बनाने चला रहे? बोल रहे दोनों माँ बेटे मिलकर के एक कंपनी खोल लो, पेशेवर हरामी। जहां पैसा देखा वहां चले रिश्ता जोड़ने, भिखमंगे हरामी। क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है रे कुतरानो? कर लो जो कुछ करना है। अंदर कहाँ है रे? बाहर निकल। अरे कोई रोको इस अरे मेरे बाबा को मार डाला, मेरे बाबा को मार डाला। बाबा, मैं नहीं खाता उसे यहाँ आके रहने के लिए। मेरी भी उतनी ही गलती है, मैं भी उतनी ही गुनहगार हूँ। सदाशिव खरे के मर्डर के 5 दिन बाद ही सुनील पकड़ा गया। उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था, लेकिन एफआईआर में उसका नाम क्या लिखा जाएगा, इस बात को लेकर वो ज्यादा परेशान था। बोल। अरे भाड़ में क्या जुर्म साहब, मैं एक नहीं 1000 बार लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि सदाशिव खरे को मैंने मार डाला, लेकिन आप ये बताइए एफआईआर में मेरा नाम क्या दर्ज है? क्या एक ही रट लगा रखी है बार बार? क्या है क्या तेरे नाम में? नाम ही सब कुछ है साहब। आप बहुत तकदीर वाले हो, आपको ये नाम बिना लड़े बिना सहे मिला है।
बहुत लोगों का ऐसा नसीब नहीं होता। नाम आदमी की पहचान होती है, पहचान। और पहचान नहीं तो आदमी नहीं। जब सुनील फरार था तो हमने उसकी माँ से पूरा नाम पूछा था। उसने सुनील खरे नाम बताया था, पर यह लड़का मानने को तैयार नहीं है। वो चाहता है कि एफआईआर में पूरा नाम हो सुनील परशुराम खरे। मेरा नाम आना चाहिए बस, सुनील परशुराम खरे, सन ऑफ परशुराम केशव खरे, ऐसा आना चाहिए और हर जगह आना चाहिए। तूने सदाशिव खरे को इसलिए मार डाला क्योंकि वो तुझे 5 एकड़ जमीन नहीं दे रहा था। वो आदमी हमें हमारी पहचान नहीं दे रहा था। मेरी बहन का, मेरी माँ का, मेरे नाम को अपने पैरों तले रोनता था। वो गंदी गंदी गालियां देता था हमें। कोई गाली देगा तो मार डालेगा उसे। कोई जान पर आ जाए तो सामने वाला क्या करता है सर? उस आदमी ने मुझे मेरे बाबा को अग्नि नहीं देने दी। मेरे और मेरे आई पर एक नहीं दो जानलेवा हमले किए। कठपुतलियां गिरफ्तार हुई, लेकिन उनको नचाने वाला सदाशिव खरे आजाद घूमता रहा। जब तक वो जिंदा रहता ना, मैं बेनामी का गुलाम रहता, इसलिए मार दिया उसे और खत्म कर दी मेरी बेनामी। अब आप लोगों पर है, मुझे मेरा नाम दो तो मैं अपने आप को तुम्हें दे दूंगा। जो मर्जी सजा दो, लेकिन बिना नाम के आप मुझे छू तक नहीं सकते। पहले साबित करो, साबित करो कि मैं हूं, साबित करो कि मेरे बाबा थे, साबित करो कि मैं परशुराम खरे का लड़का हूं, सुनील खरे, और मेरे अंदर जो खून है वो परशुराम खरे का है। मुझे मेरी पहचान चाहिए बस। सर, हमने सुनील का बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी चेक किया। दोनों में ही फादर्स नेम परशुराम खरे लिखा है, इसलिए एफआईआर में भी हमने परशुराम खरे लिख दिया है। और चार्जशीट में भी ठीक से लिखवा दो, कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए जिससे आरोपी जुर्म से बच निकले। सर। ये लड़ाई हमें कहाँ ले आई सुनील? नहीं लड़नी थी, छोड़ देना था। अपनी मेहनत से एक नई पहचान बनानी थी हमें। अब हम कौन है सुनील? अब हमारी क्या पहचान है? सुनील परशुराम खरे को आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है। सुनील इरादे और फितरत से क्रिमिनल नहीं था। एक होनहार इंजीनियरिंग स्टूडेंट था जो अपनी पहचान की कोशिश में आवेश में आकर एक संगीन जुर्म कर बैठा जो उसे कतई नहीं करना चाहिए था। सुनील को इस जुर्म के लिए जरूर सजा होगी, लेकिन सुनील और उसकी मां विद्या की दुर्दशा एक बहुत ही अहम विषय पर रोशनी डालती है, और वो है दूसरी औरत और उसके बच्चों का हक जब पुरुष अपनी पहली पत्नी से कानूनी तौर पर अलग ना हुआ हो। हमारे देश के कानून के हिसाब से ऐसे रिश्तों को स्वाभाविक तौर पर विरासत का कोई हिस्सा नहीं मिलता। अगर ऐसे रिश्तों को कानून के दायरे में लाने का प्रयास हो तो फिर उस पुरुष पर द्विविवाह यानी कि बायगमी का केस बनता है, और फिर हालात के अनुसार एक या दोनों औरतों को पुरुष से संघर्ष करना पड़ता है मेंटेनेंस के लिए, अपने और अपने बच्चों की देखभाल के लिए। विद्या और परशुराम का रिश्ता जिस दिन से बना उसी दिन से वो दुविधा और उलझनों से घिर गया था। उषा और विद्या दोनों का प्यार और भावनाएं परशुराम को बराबर से खींच रही थी, और परशुराम भी दोनों के साथ बराबर इंसाफ कर रहा था और जिम्मेदारियां निभा रहा था। लेकिन दो पत्नियों के साथ एक पुरुष भले इंसाफ करे, लेकिन कानून विरासत के मामलों में सिर्फ एक ही शादी को जायज मानता है, और उस शादी को साबित करने के लिए कानूनी सबूत पेश करना अनिवार्य हो जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो सुनील एक ऐसे हालात का शिकार था जिसमें वो पैदा तो नहीं हुआ था, लेकिन जिसकी वजह से उसकी दुनिया पलट गई थी। लेकिन सदाशिव खरे का कत्ल करके सुनील ने ऐसे हालात पैदा किए जिसके परिणामों से वो पूरी तरह से वाकिफ था। पर क्या विरासत में मिला नाम उतना मायने रखता है या खुद बनाई गई अपनी पहचान? आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।